As we'll start with part 2 execution today. So उससे पहले we'll have to go through the earlier provisions जो कि हमने skip किए थे for the later. And 27 says that summon and discovery. Summon of defendant. तो it has to be read with order 5 summons. तो ऑर्डर 5 में क्या बोला है कि 30 डेज़ का टाइम मिलेगा रिटन स्टेटमेंट को जो डिफेंडेंट है उसको कि रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करे। और इसमें ये लिखा है कि 30 डेज़ में समन सर्व हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो दोनों प्रोविजंस आर डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देन सर्विस ऑफ समन वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। तो ये हमने पढ़ा था ऑर्डर 5 रूल 21 में कि दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में अगर पर्सन रहता है तो उस कोर्ट में समन भिजवाया जाता है, देन उसके ऑफिसर सर्व करते हैं। और उस जहाँ जिस स्टेट में वो कोर्ट है लोकेटेड, वहाँ पर जो डिलीवरी ऑफ मोड एक्सेप्टेबल है उस स्टेट के हिसाब से उस मोड ऑफ डिलीवरी में ही भिजवाना पड़ेगा। और वो कोर्ट कैसे एक्ट करेगा, जैसे द समन हैज़ बीन इशूड बाय दैट कोर्ट ओनली। और उसको जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसका रिकॉर्ड लेके जिस ओरिजिनल कोर्ट है जिसने समन इशू किया है उसके पास भेजना पड़ेगा। अब लैंग्वेज का यहाँ पर बैरियर अगर आ जाता है, वेदर लैंग्वेज ऑफ समन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड। मतलब समन की लैंग्वेज और जो रिकॉर्ड उस स्टेट के कोर्ट ने भेजे हैं वो अगर डिफरेंट है तो इट शैल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी विद द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इशूइंग द समन इज़ हिंदी। अगर जैसे राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भेजा है समन, कहाँ की, गुजरात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या मान लो तमिल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है अगर समन हिंदी में ही इशू है या फिर हिंदी में ही वर्क होता है राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। या फिर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वेयर द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड इज़ अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब अगर वो लैंग्वेज जो वो रिकॉर्ड है वो किसी और लैंग्वेज में है, मान लो तमिल में है या किसी में है, तो वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है। सो इफ़ द डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कोर्ट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सिविल या रेवेन्यू कोड जहाँ पर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सटेंड नहीं होता। ये सिविल या रेवेन्यू कोड इस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसा सिविल कोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है और रन कर रही है, then another civil revenue code outside India to which central government has by notification in official gazette declared the provision of this section to apply, कि जिस पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो भी प्रोविजंस हैं उस कोड पे अप्लाई होंगे, ऐसा ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ है। कोई भी कोर्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है विच इज़ नॉट रन बाय गवर्नमेंट, विच इज़ situated out of the territories of India, तो इस पर क्या होगा, समन में बी सेंड टू द कोर्ट्स इन द टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड सर्व्ड एज इफ दे वर समन इशूड बाय सच कोर्ट। तो उस कोर्ट के पास भेजा जाएगा समन
और वो समन को ऐसे ही एग्जीक्यूट कराएगा जैसे कि इट हैज़ बीन इशूड बाय दैट कोर्ट ओनली, एंड इट हैज़ टू बी रेड विद ऑर्डर 5 रूल 25। उसमें ये लिखा है कि या तो आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहता है तो फिर फैक्स के थ्रू भेजेंगे, बट ऐसी कोई टेरिटरी में रहता है जैसे कि बांग्लादेश या पाकिस्तान है तो वहाँ पर अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सटेंड होता है, ऐसा ऑफिशियल गैजेट में अगर लिखा है तो फिर वहाँ पर जो कोर्ट होगा ना वहाँ पर सर्विस ऑफ समन होगा और वहाँ पर एग्जीक्यूट कराया जाएगा. सो सेक्शन 29 हैज़ टू बी रेड विथ ऑर्डर 5 रूल 29, और ये पढ़ा जाएगा 28 ऑर्डर 5 रूल 21. ठीक है. तो 30 बोलते हैं पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक. तो कोर्ट के पास या तो सो मोटो ये पावर है या फिर एप्लीकेशन, कोई पार्टी एप्लीकेशन लिखेगा तब ऐसा पावर एग्जीक्यूट कर सकती है कोर्ट. क्या पावर? टू मेक ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी रीजनेबल ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्कवरी आंसरिंग टू द इंटेरोगेटरीज. ज़्यादा इंटेरोगेटरीज किस में है? ऑर्डर 11 में. एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फैक्ट्स, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, impounding, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट और एनी मटीरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल इन द एविडेंस. तो ऑर्डर 11 की यहाँ बात करी है तो इट हैज़ टू बी रेड विद ऑर्डर 11. Issue of summons to person whose attendance is required either to give evidence, produce document and other. तो उनको समन्स भी भेज सकते हैं. देन ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट. कोई भी ऐसा फैक्ट है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप एफिडेविट के थ्रू प्रूव करिए. देन समन टू विटनेसेस, वही सारे प्रोविज़न अप्लाई होंगे जो 27, 28, 29 में देखे हैं. 30 दिन के अंदर अंदर समन पहुंच जाना चाहिए अगर प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी है तो. एंड देन जो भी अपीयरेंस की डेट होगी उस पर उन्हें अपीयर होना पड़ेगा. देन पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट. द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summon has been issued under 30 for purpose issue of warrant for his अरेस्ट, अटैच और सेल हिज प्रॉपर्टी. अब कोई भी अगर समन भेजा हुआ है बट वो अपीयर नहीं हो रहा है कोर्ट के आगे, विटनेस या कोई भी, तो क्या कर सकता है कोर्ट? वारंट इशू कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, फ़ाइन इम्पोज कर सकता है या फिर ऑर्डर कर सकता है उसे टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कि आप सिक्योरिटी रख के जाओ और जब जब हम आपको बोलेंगे आप तब अपीयर होगे, नहीं तो आपको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा. देन जजमेंट एंड डिक्री, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. किसके साथ देखा था ये? ऑर्डर 20 के साथ. अभी हम सीधे विल स्टार्ट विद पार्ट 2 एग्जीक्यूशन. एप्लीकेशन टू ऑर्डर. तो जो भी एप्लीकेशन रूल सेक्शन 36 क्या बोलता है कि जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं एग्जीक्यूशन के, लाइक पेमेंट अंडर डिक्री, अगर रिलीफ क्लेम किए फॉर द पेमेंट के लिए अगर रिलीफ क्लेम किए और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा डिफेंडेंट को, तो क्या होगा? ये पेमेंट भी तो एग्जीक्यूशन में ही आएगा. तो इसमें दो चीज़ें होंगी एप्लीकेशन टू ऑर्डर में. किस किस पे अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन? एक तो डिक्री पे, डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है. एक होता है ऑर्डर्स के भी एग्जीक्यूशन होते हैं. अगर कोर्ट ने कोई बीच में ऐसा ऑर्डर दिया, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस तो देख ही लिया है हमने, जो डेफिनेशन पार्ट है उसमें ऑर्डर दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 एंड डिक्री दी है सबसेक्शन 2 में. तो इसका डिफरेंस तो हम फर्स्ट क्लास में ही देख चुके थे. तो ऑर्डर
उसके लिए भी अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया उसको भी एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा, और जो डिक्री पास करी वो भी एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा। तो उस पर ये दोनों एग्जीक्यूशन के सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं इन दोनों को, इंक्लूडिंग पेमेंट्स एज वेल। देन डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री। तो कोर्ट विच पास द डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होगा? वेयर द डिक्री हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एंड हैज़ बीन पास इन एक्सरसाइज ऑफ द अपीलेंट jurisdiction, the court of first instance shall be deemed to be court which passed a decree. Where the court of first instance has ceased to exist or have jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the decree has been passed was instituted at the time of making the application of execution of decree, would have jurisdiction to try such case. अब इन दोनों पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज़ बीन पास अगर मेरा एक कोर्ट है, मैंने यहाँ पर इस कोर्ट में अपना लेके गई थी अपना केस, इसने ऑर्डर दे दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब डिफेंडेंट ने अपील कर दी हायर अथॉरिटी के पास, अपीलेंट कोर्ट में। अब अपीलेंट कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको एग्जीक्यूट क्या अपीलेंट कोर्ट ही कराएगी? तो ऐसा नहीं होता है, अपीलेंट कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कराती है। अब यहाँ पर इसने भी मेरे फेवर में अगर दे दिया तो डिफेंडेंट जाएगा हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ है मेरा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ये है हाई कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या आप अपीलेंट कोर्ट करवाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो ये छोटी मोटी चीज़ें करे। तो कौन एग्जीक्यूट कराएगा? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही कोर्ट विच पास्ट अ डिक्री माना जाएगा अगर अपीलेंट कोर्ट से भी ऑर्डर आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट तो ये बोल रहा है ए। देन बी क्या बोल रहा है कि मैंने एक कोर्ट में, कभी ऐसा होता है कि 10-10, 20-20 साल केसेस चलते हैं, तो 10-10, 20-20 साल बाद उनके जजमेंट्स आते हैं। तो 10-20 साल बाद कोर्ट ऑफ इंस्टेंस रहा ही नहीं, मतलब उसकी जगह कोई और कोर्ट आ गया। तो या फिर ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का चेंज हो गया। मेरा कोर्ट, मैंने कोर्ट 1 में अपना केस इंस्टीट्यूट करवाया था, अब मेरे केस का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कोर्ट 2 में आ चुका है। तो एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? कोर्ट 2 कराएगा, क्योंकि अब अगर मैं वो कोर्ट इंस्टीट्यूट अपना सूट अगर इंस्टीट्यूट करवाती तो मेरा सूट का ज्यूरिसडिक्शन 2 के पास था अगर अब कराती मैं रिसेंटली, बट मेरा तो 20 साल बाद जजमेंट आ चुका है ना। तो अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन माना जाएगा? जिसके पास मेरे केस का ज्यूरिसडिक्शन अब है वो माना जाएगा, जिस पे मेरा केस इंस्टीट्यूट हुआ था वो नहीं माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इट विल नॉट cease to have jurisdiction to execute a decree mainly on the ground after the institution of suit, कि आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट उसका ज्यूरिसडिक्शन किसी और कोर्ट को पास हो गया। ऐसा नहीं है कि इसलिए उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बट ऐसा है कि कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इट वुड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट। कि मान लो इस कोर्ट के पास तो एग्जीक्यूशन का पावर ही नहीं थी, तो वो पावर कोर्ट 2 के पास थी, तो इसलिए ये पावर एग्जीक्यूट कोर्ट 2 ही करेगा। बट अगर दोनों के पास पावर थी और दोनों आसपास हैं तो फिर कोर्ट 1 भी कर सकता है एग्जीक्यूट, पर कोर्ट 1 के पास एग्जीक्यूशन का पावर नहीं है, कोर्ट 2 के पास है, तो फिर कोर्ट 2 ही करेगा। देन कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। A decree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it was sent for the execution. अब मान लो एक कोर्ट है दिल्ली में और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। दिल्ली वाले कोर्ट ने पूरा आंसर दे दिया, डिफेंडेंट दिल्ली का था,
आपकी प्रॉपर्टी है जयपुर में। तो दिल्ली वाली कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया और उसमें प्रॉपर्टी को जो भी डिवाइड करना है, बंटवारा करना है, सेपरेशन करना है, उसका जजमेंट सुनाया है। तो क्या दिल्ली वाला कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकता है? उसका ज्यूरिसडिक्शन है इस प्रॉपर्टी पे? उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, उस कोर्ट को ये भेजना पड़ेगा डिक्री कि आप मेरे बिहाफ पे ये एग्जीक्यूट करा दीजिए। तो एग्जीक्यूट कौन कराएगा? इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट हु पास द डिक्री, या तो वो कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा जिसने डिक्री पास करी है, या फिर वो कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगा जिसके पास एग्जीक्यूशन के लिए गया है। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, सेक्शन 39। द कोर्ट विच पास्ड डिक्री में ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट फॉर द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के लिए दूसरे कोर्ट में भेजा जा सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर। तो ये ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर ही भेजा जाएगा। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। So it says that a person against whom the decree is passed actually voluntarily resides or carries on business personally works for gains within the local limits of the jurisdiction of such other court। कब डिक्री पास हो सकती है? जब वो पर्सन जो डिफेंडेंट है, मतलब जो जजमेंट डेटर है, डिफेंडेंट नहीं, जो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है, वो कहाँ रिसाइड करता है? लोकल लिमिट्स ऑफ अनदर कोर्ट, उधर रिसाइड करता है या वहाँ पर काम करता है। तो वहाँ पर उधर के कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर वहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल, अब उसकी लोकल लिमिट्स में ज्यूरिसडिक्शन जिसने कोर्ट ने डिक्री पास करी उसके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी ही नहीं है, विच पास द डिक्री सफिशिएंट टू satisfy such decree has property within the local limits of jurisdiction of other court। वो प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट के jurisdiction में है तो तब उस कोर्ट के पास डिक्री भेजी जाएगी। Then if a decree directs the sale delivery of immovable property situated outside the limit of jurisdiction of the court which passed it, तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका सेल और डिलीवरी की बात है जो कि आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री है, मतलब उस जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसके लिमिट्स के बियॉन्ड है, किसी और कोर्ट के लिमिट्स के अंदर है, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, तो वो उस कोर्ट के पास भेज सकता है डिक्री। इफ़ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीज़न, यहाँ पर एक ओपन लूप छोड़ दिया है कि अगर उसे कोई और रीज़न भी लगता है तो वो भी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट में भेज सकता है वो रीजंस रिकॉर्ड करके। तो कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन इट्स ओन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो मैनेजर तो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देता ही है ना, तो जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो अपने सबऑर्डिनेट को भी भेज सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी भेज सकता है टू एग्जीक्यूट फॉर अ डिक्री। कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू इट। मतलब वो जो जहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है ना वो भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके पास एग्जीक्यूशन की पावर ही नहीं हो। अब नो कोर्ट शैल विच हैज़ पास्ड अ डिक्री has power to execute decree against any person or property outside the local limits of jurisdiction। कोर्ट अपने लोकल jurisdiction के आउटसाइड जाके डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है। then transfer of decree to court in another state, तो अगर एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे स्टेट में जा रही है, दूसरे स्टेट के कोर्ट में जा रही है तो इट शैल बी सेंट
and execution shall be made in manner may be prescribed by rules in force in that state. जो स्टेट के जो रूल्स है ना उसी मैनर में एग्जीक्यूट करी जाएगी डिक्री और उसी मैनर में उसे सेंड भी की जाएगी. Then the results of execution proceeding to be certified. तो जो जिस कोर्ट के पास डिक्री एग्जीक्यूट होने जा रही है वो सर्टिफाई करेगा उस कोर्ट को जो भी फैक्ट्स हैं ऑफ सच एग्जीक्यूशन वो सब उसको उसे रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा. देन द पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री. जिसके पास डिक्री आई है एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास क्या क्या पावर होते हैं. देन कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री sent to it shall have same power in execution such as it had been passed by itself. तो देखो ये बोल रहा है कि वो सारे पावर होते हैं जैसे कि वो उसने ही पास किया है डिक्री. अगर मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई डिक्री आई है तो मैं उसे ऐसे एग्जीक्यूट करूँगी जैसे वो डिक्री मैंने पास करी है. ऑल पर्सन डिसोबेइंग. अगर कोई भी डिसोबे कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन में तो इट शैल बी पनिशेबल बाय सच कोर्ट. तो वो जो एग्जीक्यूट कराना है ना डिक्री वो उसी कोर्ट में पनिशमेंट भी होगा उनका. ऐसा नहीं कि पहले वाले जिसने डिक्री पास करी है वहाँ पर जाएगा. नहीं, जो कोर्ट एग्जीक्यूट करा रहा है उसकी जुरिसडिक्शन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या डिसोबे कर रहा है तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है. तो जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है ना इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूशन. जो भी उसने एग्जीक्यूशन के वक्त जो भी ऑर्डर दिया ना तो अपील के भी सेम रूल्स उस पर अप्लाई होंगे. जैसे कि डिक्री उसने ही पास करी है तो उसके ही अपीलेंट कोर्ट में उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील हो पाएगी. विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ Subsection 1. The power of court under this subsection shall include following powers of the court which pass the decree, namely उस कोर्ट के पास क्या पावर होता है. वो कोर्ट सेंड कर सकता है वो डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट. मतलब अब उसे ऐसा लग रहा है कि किसी सबॉर्डिनेट को देना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए तो वो उस डिक्री को सबॉर्डिनेट कोर्ट को पास कर सकता है. देन पावर टू एग्जीक्यूट डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड ऑफ द जजमेंट डेटर. अब जजमेंट डेटर अगर उसकी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट कराना तो वो भी जो एग्जीक्यूट करा रहा है कोर्ट उसके पास पावर होती है. देन पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री. कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच कराना है इस चीज़ की भी पावर एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास ही होती है. देन कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सबसेक्शन 2 शैल सेंड अ कॉपी देयरऑफ. जो भी उसने ऑर्डर पास किया डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो इसकी कॉपी किसको भेजेगा. द कोर्ट विच हैज़ पास द डिक्री. जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसके पास. अब ये हो गया फोर्थ एक्सेप्शन. ये सब एक्सेप्शन की बात करता है. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू कन्फर ऑन कोर्ट टू विच अ डिक्री सेंड फॉर एग्जीक्यूशन. क्या क्या पावर नहीं होनी चाहिए उसके पास. अभी तो बोल दिया सारी पावर है पर हर जगह एक्सेप्शन तो होता ही है ना. देन पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री. तो क्या पनिशमेंट बढ़ा घटा सकता है क्या. कॉम्पनसेशन वगैरह बढ़ा घटा सकता है क्या जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है कोर्ट. नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता. वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता पनिशमेंट या कॉम्पनसेशन या कुछ. तो डिक्री एग्जीक्यूट होगी इन केस अ डिक्री इज पास अगेंस्ट अ फर्म. अगर फर्म के अगेंस्ट पास हुई है तो पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिक्री. तो उसका भी डिसीजन कौन लेगा. जो कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है ना वो लेगा कि किसको किसके अगेंस्ट पास होना किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ये सब कौन डिसाइड करेगा. जिसने डिक्री पास करी है. क्यों. क्योंकि उसको ही केस के बारे में सारे पता है. जो भी एस्पेक्ट्स हैं फैक्ट्स हैं वगैरह वो सब उसे ही पता है. तो ये कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है वही उसके हाथ में ये दोनों पावर्स हैं. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डजंट एक्सटेंड. तो अगर किसी कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है जिसके पास जिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सटेंड नहीं होता है इसके प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं होते हैं
सो तो वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसे कि जिस ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा है, जैसे कि दूसरे कोड जो जहाँ पर ये कोड एक्सटेंड होता है, जहाँ पर कोड एक्सटेंड होता है और जो कोड्स फॉलो करते हैं, वैसे ही जहाँ पर ये एक्सटेंड नहीं होता है वैसे ही वहाँ पर भी एग्जीक्यूट होगी डिक्री. Then execution decree passed by revenue court in places to which it does not extend. This is not important. Execution of decree passed by court in reciprocating territories. तो रेसिप्रोकेटरी टेरिटरीज़ क्या होती है, जो कि आउटसाइड इंडिया की टेरिटरीज़ हैं, जो कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट रन नहीं करती है जिन कोर्ट्स को. वहाँ पर जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है, बट दे हैव अ फॉर्मल लीगल अग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट इंडियाज़ या बोल सकते हैं ईच अदर्स डिक्री. जो भी हमारे कोर्ट में अगर डिक्री पास होगी और वहाँ के टेरिटरी में आप एग्जीक्यूट होना है, तो वहाँ पर वो लोग वहाँ के कोर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के कोर्ट्स. और इंडिया में अगर वहाँ के कोर्ट की कोई डिक्री है तो इंडिया में वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे वहाँ के कोर्ट का डायरेक्शन होगा. तो मैंने सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ एनी सुपीरियर कोर्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, अगर वहाँ के सुपीरियर कोर्ट ने जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है वहाँ के सुपीरियर कोर्ट ने यहाँ पर डिक्री ट्रांसफ़र करी है फॉर द एग्जीक्यूशन, द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज इफ इट हैज़ बीन पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ऐसे एग्जीक्यूट होगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास करी है वो डिक्री. तो सुपीरियर कोर्ट सब स्टेट करके देखा, पूरा डायरेक्शन देगा कि कैसे एग्जीक्यूट होनी है, क्या इसका कंक्लूसिव प्रूफ होगा, क्या होगा. सब डायरेक्शंस उस कोर्ट को जहाँ पर डिक्री पास होनी है उस कोर्ट को मिलेंगे, जहाँ डिक्री एग्जीक्यूट होनी है. तो इसको रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी को कौन डिक्लेयर करता है? ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है. और सुपीरियर कोर्ट्स कौन होते हैं? सच कोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन. उसी नोटिफिकेशन में सुपीरियर कोर्ट वहाँ के, जैसे यहाँ का सुपीरियर कोर्ट सबसे सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो वैसे वहाँ के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है तो वही सुपीरियर कोर्ट माना जाएगा. अब देखते हैं प्रिसेप्ट क्या होता है. प्रिसेप्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर. तो प्रिसेप्ट क्या होता है? अगर डिक्री होल्डर कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करता है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी थी, किस चीज़ के एप्लीकेशन? टू इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट. मतलब जहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है ना उसको एक प्रिसेप्ट इशू करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करता है डिक्री होल्डर. क्या अगर उसे ऐसा लगता है कि जो जजमेंट डेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा या कुछ कर देगा या भाग जाएगा कहीं, तो वो क्या कर सकता है? वो उसकी कोई प्रॉपर्टी प्रिसेप्ट में क्या होता है, एनी अदर को विड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट. जो डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है ना उसे, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो एक प्रिसेप्ट इशू करता है एग्जीक्यूशन के लिए कि उस प्रॉपर्टी को, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए. द कोर्ट टू विच अ प्रिसेप्ट इज सेंट शैल proceed to attach the property in the manner prescribed in the attachment of property in execution of decree. तो उसे उसी मैनर में प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी जैसे कि गाइडलाइंस, जैसे कि प्रोविजन है प्रॉपर्टी अटैच करने के. प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months. तो ये गाइडलाइंस याद रखना कि 2 months से ज़्यादा प्रिसेप्ट नहीं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता. एंड इट इज़ एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट फॉर विच पास द डिक्री. कौन एक्सटेंड करेगा इसे? कोर्ट जिसने डिक्री पास करी थी वो ही कर सकता है, ये अथॉरिटी उसके पास है. अब क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, इस पे आ जाते हैं. ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिक्री वाज पास्ड और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स relating to the execution and discharge satisfaction of decree shall be determined by the court executing the decree, not by a separate suit. अब कोर्ट जो डिक्री एग्जीक्यूट कर रहा है ना
वो ही ये क्वेश्चंस का रिजॉल्व करेगा इन क्वेश्चंस को कि अब देखो अगर जजमेंट डेटर मर गया जिसके अगेंस्ट में जजमेंट पास हुआ था उसकी ही डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, जो भी डिक्री का एग्जीक्यूशन है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, या पार्टीज जो क्वेश्चंस हैं, जो पार्टीज के बीच के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अराइज हो रहे हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, कि कैसे डिस्चार्ज होगा कैसे डिक्री का सेटिस्फैक्शन होगा, उसकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा, जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री। वेदर क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी। तो और क्या क्या क्वेश्चन होंगे, वेर क्वेश्चन अराइजेस कि कौन उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या कौन उस पार्टी का जजमेंट डेटर का लीगल, या फिर डिक्री होल्डर का या जजमेंट डेटर का कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट जो कि एग्जीक्यूट कर रही है। और कौन सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, कि किसके पास डिलीवरी जाएगी, कैसे ऐसे डिलीवरी जाएगी, पोजेशन कब होगा, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा, एग्जीक्यूशन वाला कोर्ट ही डिटरमाइन करेगा। टू सच परचेजर रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री विद इन द मीनिंग, कि उनका डिक्री का सेटिस्फैक्शन एग्जीक्यूशन और डिस्चार्ज कैसे होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। परचेजर, परचेजर कौन है, परचेजर और प्रॉपर्टी की सेल। अब जैसे प्रॉपर्टी का अगर ऑक्शन हुआ है तो उसने अगर परचेज किया है उसको कैसे डिक्री होगी, वो जो परचेजर होगा ना वो भी ही डीम टू बी अ पार्टी इन द सूट। फिर ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ ट्रांसफरी कौन होगा, ट्रांसफरी मतलब अब जैसे जजमेंट पास हुआ किसके अगेंस्ट, जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, बट किसके फेवर में, डिक्री होल्डर के फेवर में। तो क्या डिक्री होल्डर के फेवर में जो जजमेंट पास हुआ, मान लो कॉम्पनसेशन का हुआ या प्रॉपर्टी का हुआ कि प्रॉपर्टी डिक्री होल्डर के पास चली जाएगी, तो वो इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। जो जो ट्रांसफ़र ही होगा ना, मान लो उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो ट्रांसफ़र ही होगा ना उसके पास सेम ओनरशिप होगा, सेम इक्विटी होगी जो कि ओरिजिनल डिक्री होल्डर के पास होगी। यह है सेक्शन 49 ट्रांसफरी। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर जजमेंट डेटर मर जाता है बिफोर द डिक्री हैज़ बीन फुल्ली सेटिस्फाइड द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट। तो क्या करेगा, जो होल्डर ऑफ द डिक्री होगा ना वो उस कोर्ट में अप्लाई करेगा जिसने डिक्री पास करी है, मतलब एग्जीक्यूशन वाले कोर्ट में नहीं, जिसने डिक्री पास करी है कि वो डिक्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करी जाए। whether decree is executed against such legal representative, वो कहाँ तक लायबल होगा, उसका जो प्रॉपर्टी का एक्सटेंड है ना वहाँ तक ही लायबल होगा, और कोर्ट उसे उस जो भी अकाउंट्स हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के लिए वो प्रोड्यूस करने के लिए उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकता है। तो मान लो अगर एक पर्सन था जजमेंट डेटर, उसके 4 लड़के थे, तो उन्होंने चारों में एक एक प्रॉपर्टी बांट दी, तो ये चारों अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने अपने असेट्स जो उनके हिस्से में आए हैं उस तक के लिए ही लायबल होंगे। देन प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 51 सेक्शन 51 पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। क्या क्या पावर होती है कोर्ट की एग्जीक्यूशन इन्फोर्स करने के लिए। The court on application of the decree holder order execution of the decree by delivery of any property। प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने का पावर होता है। बाय अटैचमेंट सेल, सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी,
या तो अटैच करा के सेल कराने की या सेल कराने की विदाउट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी उनके पास पावर होती है. अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन for such period exceeding the period specified in section 58 where the arrest and detention is permissible under this section. तो डिटेंशन के लिए या अरेस्ट के लिए भी पावर है कोर्ट के पास. और ये जो कब तक अरेस्ट हो सकता है उसका टेन्योर क्या होता है ये हम सेक्शन 58 में पढ़ेंगे. अलग अलग टेन्योर्स हैं. 3 महीना भी हो सकता है, 1 महीने भी हो, 6 महीने 6 महीने हो सकते हैं. देन तो इसके अलग अलग टेन्योर है. 3 साल भी हो सकता है इसमें. बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर. तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है कोर्ट जिसके पास जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स आ रहे हैं जो उसके प्रॉपर्टी के हैं वो उसके पास आएंगे. देन डिटेंशन कितने टाइम का हो सकता है? 3, जैसे सिविल कोर्ट में 3 महीने से ज़्यादा का डिटेंशन नहीं हो सकता. वो भी अमाउंट पे डिपेंड करता है. तो वो हम सेक्शन 58 में इन डिटेल वी आर गोना स्टडी. इन सच मैनर, कोई भी ऐसा मैनर, अब ये देखो ओपन लूप होल छोड़ दिया, कोई भी ऐसा मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, कुछ भी पावर वो यूज़ कर सकता है कोर्ट जो कि नेचर ऑफ सूट रिक्वायर करे, नेचर ऑफ रिलीफ रिक्वायर करे. व्हेन द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इज, तो उसे, उस पर्सन को, जजमेंट डेटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलने चाहिए और तभी उसके अगेंस्ट जो भी डिक्री है वो पास होनी चाहिए. जजमेंट डेटर विद द ऑब्जेक्ट इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. तो कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि जजमेंट डेटर डिले कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को, या एब्सकॉन्ड भागने वाला है, या ज्यूरिसडिक्शन से ही जाने वाला है, मान लो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है या कहीं ज्यूरिसडिक्शन के, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा है ताकि एग्जीक्यूट ना हो पाए डिक्री उसके अगेंस्ट, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन विच द डिक्री वॉज पास्ड, उसने डिसऑनेस्टली कंसील कर दी है, रिमूव कर दी है, कोई भी अपने पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी छुपा ली है या हटा दी है, कमिटेड एनी अदर एक्ट ऑफ बैड फेथ, then judgment debtor has since the date of decree the means to pay the amount of decree, substantial part refuses to neglect pay the same. वो अमाउंट पे करने से या तो रिफ्यूज़ कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है. एंड द डिक्री इज़ फॉर द सम फॉर विच द जजमेंट डेटर वॉज बाउंड इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी टू द अकाउंट. तो फिड्यूशरी कैपेसिटी क्या होती है कि उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं था बट वो किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था. मे बी जैसे ट्रस्टी जैसे एक्ट कर रहा था, एज अ ट्रस्टी एक्ट कर रहा था उसका, तो वो क्या हो गया, फिड्यूशरी कैपेसिटी में हो गया. तो कोर्ट को ये सारे रीजंस देख के रिकॉर्ड करके ही डिक्री पास करनी चाहिए. Then enforcement of decree against the legal representative. When a decree is passed against a party, अगर एक पार्टी के अगेंस्ट डिक्री पास हुई है और वो पार्टी डिसीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट पे केस चल रहा था उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके अगेंस्ट पे डिक्री पास हुई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. एंड द डिक्री इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. डिक्री है पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, मतलब उस प्रॉपर्टी बेच के पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री पास हुई है. देन इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अटैचमेंट सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी. तो कैसे वो एग्जीक्यूट होगी? by attachment and sale of such property when no such property remains in possession of the judgment debtor. अगर वो जजमेंट डेटर के पोजेशन में ही नहीं है वो प्रॉपर्टी एंड ही फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैज़ ड्यूली अप्लाइड सच प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड. तो अगर वो कोर्ट को ये प्रूव करने में फेल हो जाता है कि उसने प्रॉपर्टी को बचाने की या अपने पोजेशन में लाने की पूरी कोशिश करी, तो उसके अगेंस्ट भी डिक्री पास हो सकती है, डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है उस जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के भी अगेंस्ट, टू द एक्सटेंड ऑफ द प्रॉपर्टी जो उसके हिस्से में आई है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव.
of which he has failed to satisfy the court. जितना वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए फेल हुआ है उतना उसे कोर्ट को लायबल रहेगा, उस पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का लायबल रहेगा. देन लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वही बात हो गई, डिसीज्ड एंसेस्टर है तो उसकी प्रॉपर्टी का जो भी पेमेंट होगा डेट का वो सब कौन करेगा, जिसके पास जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो. अब पार्टीशन और सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 54 पार्टीशन और सब अगर देखो कोई प्रॉपर्टी है और उसका पार्टीशन का ऑर्डर आया है ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट एसेट्स assessed to the payment of revenue to the government, तो वो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट भी जाएगा और सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर ऑफ सच एस्टेट. उस पार्टीशन करने का ऑर्डर अगर आया है, द पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ एस्टेट ऑफ द शेयर शैल बी मेड. कौन करेगा ये सेपरेशन? कलेक्टर करेगा, या कलेक्टर का जो भी गैजेटेड सबऑर्डिनेट होगा वो करेगा. मतलब कलेक्टर साहब और उनके जो भी जूनियर होंगे जो कि गैजेटेड जूनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे वो करेंगे. देन अरेस्ट एंड डिटेंशन. A judgment debtor may be arrested in execution of decree at any hour, any day, as soon as practicable. तो कभी भी वो पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट जजमेंट डेटर को, और कोर्ट में लाने का ऑर्डर पास हो सकता है. एंड हिज डिटेंशन मे बी इन सिविल प्रिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो सिविल प्रिजन है डिस्ट्रिक्ट का उधर उसका डिटेंशन किया जाएगा, उसे वहाँ रहने दिया जाएगा. जो उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जो भी सिविल कोर्ट है वहाँ पर. अगर कोई सिविल कोर्ट नहीं है तो जो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ सेंट्रल का रोल नहीं आएगा, जेल वगैरह का कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है, वो अपॉइंट करेगा डिटेंशन ऑफ पर्सन ऑर्डर इन द बाय द कोर्ट ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट, प्रोवाइडेड फर्स्टली दैट फॉर द पर्पस ऑफ एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस. फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट, कोई भी ड्वेलिंग हाउस में, ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं, उसमें आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब शाम रात के टाइम कोई एंटर नहीं हो सकता आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज. सेकेंडली, नो आउटडोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन. ऐसा नहीं बोल सकते कि दया दरवाज़ा तोड़ दे, नहीं बोल सकते. अगर उनके पास कोई एक्सेस है ड्वेलिंग हाउस का को ब्रेक करने का और वो तब मना कर देता है जजमेंट डेटर कि मैं बाहर नहीं आ रहा, तुम्हें जो करना है कर लो, और उसके पास वारंट है ऑफिसर के पास, तब वो कर सकता है. और तब वो जो फ्रंट डोर है उसे ब्रेक कर सकता है. प्रोवाइडेड थर्डली दैट इफ द रूम इज इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन. अगर वहाँ वुमेन कोई रह रही है तो उसको एक अगर वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो सकता है उस वुमेन का, तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप फटाफट वहाँ से चले जाइए रीज़नेबल टाइम में, और उसको जाने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, एंड देन उसके बाद वो उस घर में एंटर हो सकते हैं. एंड फोर्थली, डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड. और जैसे डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी और उसने पे नहीं किया है, और जब उसे अरेस्ट कर दिया है तो उसने घर में छानबीन करके कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए हैं और पूरा डिक्री का अमाउंट पे कर दिया है. देन कॉस्ट ऑफ अरेस्ट टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम. कॉस्ट भी दे दी है ऑफिसर की जो अरेस्ट कर रहा है, तो ऑफिसर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा उस पर्सन को. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट क्या डिक्लेयर कर सकता है, दैट एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर. उनका अरेस्ट डेंजर है या इनकन्वीनियंस है पब्लिक को, देन दे शैल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री विथ प्रोसीजर एज.
वो स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोसीजर बनाएगी उसके थ्रू ही अरेस्ट किया जाएगा उन्हें. वेयर द जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. तो कोर्ट का क्या काम होगा? कोर्ट का काम होगा उसको बताना कि आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो. दैट ही शैल मे बी डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज भी किया जा सकता है इसके लिए. इफ़ ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ, अगर उसने बैड फेथ का कोई एक्ट नहीं भी किया है तो वो, अगर वो इनोसेंट है तो वो इंसॉल्वेंसी अपनी डिक्लेयर कर सकता है. जजमेंट डेटर एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर वो डिक्लेयर करना चाहता है इंसॉल्वेंट और वो सिक्योरिटी फर्निश करता है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट, ही विल विद इन 1 month सो अप्लाई दैट ही विल अपीयर, कि उसे जब बुलाया जाएगा तब वो कोर्ट में अपीयर होगा. तो अगर वो, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा. अगर वो अपीयर नहीं होता है कोर्ट के पास तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है उसको अरेस्ट करने का और सिविल प्रिजन में डालने का. अब ये सेक्शन है सेक्शन 56. जैसा अभी हमने विमेन का पार्ट पढ़ा था ना कि विमेन हो तो अंदर एंटर नहीं हो सकते. तो कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ अ वुमेन. वुमेन को अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकती है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. अगर पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री पास हुई है तो वो वुमेन के अगेंस्ट नहीं पास हो सकती है. अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, अब जजमेंट डेटर अरेस्ट हो चुका है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो फिक्स करेगी क्या प्राइस, मतलब उसका मेंटेनेंस का कितना उसको मिलना चाहिए मंथली जजमेंट डेटर को. मतलब उसको डिटेंशन में जो रखा है उसका भी तो खर्चा पानी निकालना पड़ेगा ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि खर्चा पानी प्लेंटिफ को देना पड़ता है उसका जनरली. देन सेक्शन 58 डिटेंशन एंड रिलीज की बात करता है. तो कितने टाइम तक उन्हें प्रिजन में डाला जा सकता है? अगर 5,000 से ज़्यादा का सम उसका ड्यू है, मतलब उसका पेमेंट करना है, डिग्री का पेमेंट है अबव 5,000 रुपीज़, तो उसे 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है. अगर डिग्री का पेमेंट है 2,000 to 5,000 रुपीज़ तो उसे 6 वीक्स तक डिटेन किया जा सकता है. और 2,000 से नीचे अगर कोई पेमेंट है बिलो 2,000 रुपीज़ तो उसे डिटेन नहीं किया जा सकता. For the removal of doubt, it is hereby declared that no detention of the judgment debtor in civil prison for execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount does not exceed 2,000. 2,000 से नीचे अगर कोई अमाउंट है तो उसे डिटेन नहीं किया जाएगा. Then the judgment debtor released from the detention under this section, अगर वो जजमेंट डेटर रिलीज हो जाता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया है डेट से, उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है वापस. ऐसा नहीं है कि उसे रीअरेस्ट नहीं कर सकते. देन रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस. अगर कोई पर्सन सीरियसली इल है, जजमेंट डेटर सीरियसली इल है, तो उसका वारंट कैंसिल किया जा सकता है. वेयर द जजमेंट डेटर हैज़ बीन अरेस्टेड, अगर वो अरेस्ट हो चुका है उसके बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो फिट नहीं है जेल में रहने के, तो तब भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है. तो वारंट से इशू करने के बाद अगर उसे ऐसा लग रहा है, अरेस्ट नहीं हुआ है अभी पर्सन का, तब ऐसा लग रहा है कि सीरियसली इल है वो, तब वारंट कैंसिल किया जा सकता है. अगर अरेस्ट हो चुका है तब लग रहा है कि फिट नहीं है प्रिजन में रहने के, तब रिलीज़ किया जा सकता है. वेयर द जजमेंट डेटर हैज़ कमिटेड टू द सिविल प्रिजन, he may be released from there by the central government, state government on the ground of infectious या contagious, मतलब फैलने वाली कोई बीमारी है तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसे रिलीज कर सकती है by the committing court to which the court is subordinate on the ground of his suffering of any serious illness. अगर serious illness है तो तब भी जो committing court है या उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो उस पर्सन को रिलीज कर सकता है. जिन द जजमेंट डेटर रिलीज अंडर दिस सेक्शन मे बी रीअरेस्टेड, वो उसे रीअरेस्ट कर दिया जाएगा, बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन शैल नॉट एग्रीगेट एक्सीड व्हाट हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 58.
उसका पीरियड ऑफ डिटेंशन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अटैचमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अटैचमेंट, प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. अगर प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है या सेल का ऑर्डर पास हुआ है आफ्टर अटैचमेंट, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अटैच हो सकती हैं? लैंड, हाउसेज, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडीज, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो सकते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, ये सब अटैच हो सकते हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़, शेयर्स हैं, डेट्स हैं, तो ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अटैच हो सकते हैं. जो कि मूवेबल, इमूवेबल और सेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच हो सकती हैं, जो कि जजमेंट डेटर के नाम पे हैं प्रॉपर्टीज़. अब क्या चीज़ लायबल नहीं होगी सेल होने के, अटैचमेंट होने के? जो भी वेयरिंग अपैरल्स हैं, कपड़े वगैरह, कुकिंग वेसल्स जिसमें खाना बनता है, खाने के बर्तन, बेड्स, बेडिंग, ये सब अटैच नहीं हो. सिर्फ वाइफ, चिल्ड्रन, पर्सनल ऑर्नामेंट्स जैसे मंगलसूत्र वगैरह है, रिलीजियस यूसेज की जो चीज़ें हैं वो नहीं अटैच हो सकती. देन टूल, अगर वो कुछ आर्टिशियन है तो उसके टूल्स वगैरह जिससे वो अपना काम करता है वो अटैच नहीं हो सकता. एग्रीकल्चरिस्ट है तो कैटल, सीड ग्रेन्स, ये सब अटैच नहीं हो सकते जो उसकी लाइवलीहुड अर्न करने के काम करें. जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो नहीं हो सकता है अटैच, जो कि लाइबिलिटी से फ्री है. देन हाउस, अदर बिल्डिंग विद द मटेरियल साइट्स, जो कि नेसेसरी है फॉर देयर एन्जॉयमेंट, नहीं तो रहेंगे कहाँ पर. बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चरलिस्ट, लेबर ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट. Then books of accounts, right to sue for damages, right of personal service, stipend, gratuity, ये सब नहीं हो सकता अटैच, जो कि पेंशनर्स को मिल रहा है. देन वेजेस ऑफ लेबरर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इनके जो डेली वेजेस होते हैं, पेबल या तो मनी या काइंड, सैलरी टू द एक्सटेंड ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज़ and 2/3 of the remainder in the execution of decree other than the decree for maintenance. अब जो भी डिक्री होगी अदर देन द डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, किसी को मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस की डिक्री है उसके अलावा कोई भी डिक्री पास होगी तो फिर उसमें से जैसे 13,000 का पेमेंट करना है. डिक्री पास हुई है फॉर 13,000 रुपीज़, उसमें से 1,000 माइनस हो जाएगा तो बचेंगे 12,000. तो ये 1,000 माइनस करना रहता है. फर्स्ट 1,000 नहीं हो सकते अटैच एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है इसका 2/3, इसका 2/3 कितना होता है? 8,000. तो 8,000 प्लस 1,000, 9,000. 13,000 में से 9,000 नहीं अटैच हो सकता है, 4,000 हो सकता है. ये है उस केस में अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस वाले जो केसेस हैं, जो उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है रूल. और मेंटेनेंस वाले के लिए क्या लायबल होता है? 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री फॉर मेंटेनेंस. मतलब मेंटेनेंस अगर 12,000 का है तो 1/3, मतलब उसकी सैलरी अगर 12,000 की है तो उसकी 1/3 ऑफ पोर्शन नहीं हो सकता, मतलब 4,000 रुपये नहीं हो सकते अटैच. तो ये 1/3 ऑफ द सैलरी है, 1/3 ऑफ द डिग्री नहीं है. अब इसमें जो प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है इस प्रोविज़ो में कि अगर 24 मंथ्स के लिए कोई ऐसे सैलरी अटैच हुई है, मतलब 4,000 4,000 हर 24 मंथ्स के लिए जा रहे हैं,
तो वो सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्टेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स। मतलब 24 मंथ के बाद जो अगले 12 मंथ्स आएंगे ना, उसमें अटैचमेंट नहीं होगा। देन उसके बाद वापस 24 महीने के लिए अटैच हो सकता है, आफ्टर बीइंग फाइनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट। उसके बाद फाइनली एग्जेम्प्ट हो सकता है। देन पे एंड अलाउंसेस ऑफ पर्सन टू होम एयरफोर्स एक्ट अप्लाइज, या फिर आर्मी एक्ट अप्लाइज। जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या एयरफोर्स में हैं जो, उनके पेज और अलाउंसेस नहीं अटैच हो सकते। देन प्रोविडेंट फंड के कंपलसरी डिपॉजिट्स अटैच नहीं हो सकते। ऑल मनी पेबल अंडर द पॉलिसी इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें जो सम जा रहा है वो नहीं हो सकता अटैच। तो ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का है। देन द इंटरेस्ट ऑफ लेसी ऑन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कोई अगर लेसी रह रहा है तो उसमें भी अटैच नहीं कर सकते हैं अगर वो लीज पे दी हुई है तो। एनी अलाउंसेस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इम्यूलमेंट्स। देन क्या ट्रांसफर और नहीं हो सकता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, कि जो सरवाइव किया उसके पास उसके सक्सेशन में प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वो कंटिंजेंट होता है, तो वो अटैच नहीं हो सकता। कोई चीज़ कंडीशनल कि सर्टेन इवेंट पे ही होगी। देन राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस भी नहीं हो सकता, फ्यूचर में मिलेगा, अभी का क्या, प्रेजेंट वाली चीज़ें हो सकती है। एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन लॉ टू बी एग्जेम्प्टेड, अगर इंडियन लॉ अगर कुछ एग्जेम्प्ट करने का बोलती है तो वो भी नहीं हो सकता है। अगर कोई लैंड रेवेन्यू पे करना है जजमेंट डेटर को, तो वो रेवेन्यू का पार्ट भी पे नहीं, अटैच नहीं हो सकता है। अब इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ कहाँ आएगा। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी सर्वेंट अदर देन एनी अदर लोकल अथॉरिटी, तो वो कहाँ आएगा, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगा, उसके रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अगर रेलवे की बात है और या कोई पोर्ट अथॉरिटी की बात है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। वेजेस में क्या इंक्लूड होता है, बोनस, लेबरर्स, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। देन अब आते हैं सेक्शन 73 पे, प्रोसीड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल टू बी रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर्स। अब किसी ने अगर आप कोई अगर एसेट अगर कोर्ट ने अपने पास रखा है, उसे अटैच किया है, और उस जजमेंट लेटर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से पैसे, तो क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी सोल्ड होगी, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज सोल्ड, तो पहले किसको मिलेंगे, जो मॉर्टगेजी है, जो इनकम्बरेंसर है, जिसने उस प्रॉपर्टी पे पैसे दिए हुए हैं जजमेंट डेटर को, उसको उसके शेयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसका जितना शेयर है उतना मिलेगा। और वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ही ऐसी आई है कि प्रॉपर्टी सोल्ड की जाए, इस ऑर्डर से आई है अगर डिक्री, तो मॉर्टगेजी को उसमें भी उसका सेम इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और कोर्ट क्या करेगा, प्रॉपर्टी को ऐसे सोल्ड करेगा जैसे इट्स फ्री फ्रॉम मॉर्टगेज, और फिर मॉर्टगेजी को उसका इंटरेस्ट उसके बाद मिलेगा। Where the immovable property is sold in execution of a decree ordering for its sale, तो इनकम्बरेंस डिस्चार्ज हो चुका है, जो प्रॉपर्टी पे पैसे लिए थे जजमेंट डेटर ने वो सब सेटल हो चुके हैं। अब जितने पैसे बचे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ सेल, जो सेल के एक्सपेंसेस हैं पहले तो उसमें सेटल ऑफ होंगे। देन डिस्चार्जिंग द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री, डिक्री में जो अमाउंट ड्यू है, कुछ अमाउंट बचा हुआ है जो देना है, फीस है, ये सब, वो उसमें प्रॉपर्टी से वो कटेगा पहले,
जो अमाउंट बचा है पहले तो क्या कटेगा, एक्सपेंसेस कटेंगे सेल के, फिर कोई अमाउंट अगर डिक्रीमेंट ड्यू है फीस वगैरह वो कटेगा, फिर क्या कटेगा उसमें, डिस्चार्ज द इंटरेस्ट प्रिंसिपल मनीज ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट, कोई सब्सिक्वेंट इनकम्प्रेंसेस भी हैं जिस जजमेंट डेटर ने जिससे लोन उठाया हुआ है या कुछ ऐसा, तो उनका पहले इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी सेटल ऑफ होगा, फिर किसके पास जाएगा, जो डिक्री होल्डर्स है ना उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई किसी कोई ऐसा पर्सन है उसे उस प्रॉपर्टी का पैसा मिल गया है जो कि इंटाइटल भी नहीं था टू रिसीव मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो क्या करेगा, जो पर्सन इंटाइटल था ना वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकता है, उस पर्सन को बोलो कि रिफंड करे वो सेट का जो उसने पार्ट लिया है, क्योंकि वो तो इंटाइटल्ड ही नहीं था। तो नथिंग इज दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के राइट को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन सेक्शन 74 क्या बोलता है, रेजिस्टेंट टू द एग्जीक्यूशन, where the court is satisfied that the holder of a decree for the possession of immovable property, that the purchaser of immovable property, जो जजमेंट डेटर है वो कोई रुकावट ला रहा है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट अगर किसी को दे रही है, जैसे डिक्री होल्डर को दे रही है या सेल कर रही है परचेज़र को, तो परचेज़र को उसका पोजेशन लेने नहीं दे रहा है जजमेंट डेटर, तो क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है जजमेंट डेटर को या कोई भी पर्सन जो कि रुकावट डाल रहा है कि उन्हें सिविल प्रिजन में डाल दिया जाए फॉर अ टर्म नॉट एक्सटेंड विच में एक्सटेंड टू 30 डेज, मतलब 30 डेज तक के लिए सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं। तो ये हो गया, उसको सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं अप टू 30 डेज तक। नाउ वील स्टार्ट विद पार्ट 3 incidental proceeding commissions in our next video. So see you.